तो बच्चों आज हम पाठ सीखेंगे मेरा अहोभाग्य। चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी है इसके लेखक। इनका जन्म 1906 में हुआ और उनकी रचनाएं हैं संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहिब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज, देव और मानव आदि। ये जो चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी है वो साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट की संबंधित संस्मरण बताया है। संस्मरण का मतलब है स्मरणीय घटना। तो इस चित्र में यहाँ पर हमें नाम देना है। चित्र देखकर उचित सर्वनाम को लिखना है, जैसे कि तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा वैसा, अपने आप। पहला जो चित्र है उसके लिए सर्वनाम हम लिख सकते हैं मैं। दूसरा जो चित्र है उसमें लिख सकते हैं तू। और ये जो तीसरा चित्र है इसके लिए ये फूलदानी है, इसके लिए हम क्या सर्वनाम प्रयोग कर सकते हैं? यह। ये पौधा अपने आप ऊपर आया है जमीन से, तो यहाँ पर शब्द प्रयोग होगा अपने आप। और ये बच्चा जो साइकिल चला रहा है, क्या ये चला सकता है? ये 2 बच्चियाँ जिनके हाथों में किताब है, जैसा या वैसा ऐसा शब्द प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। मेरी जैसी किताब ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर शब्द प्रयोग होगा क्या। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था। उल्लासित मतलब आनंदित, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों को यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। ये देखिए यहाँ पे शांति निकेतन कैसा दिखता था, इसका चित्र दिखाया है। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। सघन मतलब घना और उपवन मतलब बगीचा। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर, बरामदा मतलब ये देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में कमरे के बाहर की जो खुली जगह है ना, उसे बरामदा कहते हैं। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते हैं। बकुल एक वृक्ष का नाम है। दूसरे दिन प्रातःकाल मतलब सुबह सुबह, दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हमें लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। संक्षिप्त मतलब छोटी सी वार्तालाप यानी बातचीत। तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा, यानी हम बहुत खुश हो गए। ठीक है, खुशी का ठिकाना न रहना यानी बहुत खुश होना। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद मतलब दोपहर के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हमें 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। इस मकान में जगह की कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ, यानी बातचीत। चर्चा के दौरान मतलब जब बातचीत कर रहे थे उस समय गुरुदेव ने कहा, अब 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी।
मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति का दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है। भा सकना मतलब बहुत अच्छा लगना, पसंद आना, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा नहीं है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? गुरुदेव ने जो कहानी लिखी थी एक काबुली वाला, उसके बारे में उनसे पूछा गया। यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं में बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था। वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। इस तरह वार्तालाप होता रहा। वार्तालाप मतलब बातचीत। हम सब के लिए एक मानसिक खाद्य था, मतलब वैचारिक चर्चा। मानसिक खाद्य का मतलब है वैचारिक चर्चा। आश्चर्य की बात यह है कि 15 मिनट की बजाय 40 मिनट हो चुके थे। मतलब उन्हें समय का पता ही नहीं चला बातचीत करते करते। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। मतलब वो जगह उन्होंने छोड़ दी दूसरी जगह जाने के लिए। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। विदा ली मतलब उस जगह को छोड़ दिया। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। उल्लास मतलब खुशी, आनंद। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय वहाँ रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया था कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में लिखा था। गीतांजलि जो ग्रंथ रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था वो यहीं पे लिखा था। ये सुनकर उसको बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर इस स्थान पर उन्होंने भेंट दी जहाँ पर गीतांजलि का लेखन हुआ था। मैं सचमुच भाव विभोर उठा, मतलब मानसिक तरह से बहुत आनंदित हो गए। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। लेखक को बहुत आनंद हुआ कि जिस कमरे में गीतांजलि लिखी गई वहाँ पे वो ठहरे थे। तो इस पाठ का जो नाम है अहोभाग्य, इसीलिए उन्हें अहोभाग्य नाम रखा है कि मेरा भाग्य था कि मैं वहाँ पर जा सका, उस जहाँ पे गीतांजलि लिखी गई उसे मैं देख सका, उस जगह को देख सका, इसलिए लेखक को वो अहोभाग्य लगता है। यहाँ पे शब्द लिखे हैं, उसके लिंग और वचन बदलकर लिखना है। एक वचन जैसे भैंस, भैंसे। पुल्लिंग में एक वचन में भैंसा, बहुवचन में भैंसे। अब पुल्लिंग में यहाँ बिलाव लिखा है तो इसका स्त्रीलिंग होता है बिल्ली। बिल्ली का बहुवचन होता है बिल्लियाँ, बिलाव, बिलाव। स्त्रीलिंगी घोड़ी है तो अनेक घोड़ी हो तो घोड़ियाँ। पुल्लिंग घोड़ा, अनेक घोड़े। यहाँ पुल्लिंग में नाग लिखा है जो बहुवचन है और एक वचन में भी नाग ही होता है। और नाग का स्त्रीलिंग शब्द है नागिन, उसका बहुवचन भी नागिन है। यहाँ पर चूहिया शब्द लिखा है जो स्त्रीलिंगी है, उसका एक वचन शब्द भी चूहियास है। और एक वचन में पुल्लिंग में चूहा और बहुवचन में चूहे। इस तरह हमने ये पाठ पढ़ा है।